अभी ये न्यूज निकल के आएगी, आप देखिएगा कि आम आवाम, ईरान की ही आवाम, जिसका सरकार से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों की गर्दन तक काटी है इन्होंने। तभी तो बसीजी को उतारा गया मैदान में। तो बसीजियों ने पकड़ना शुरू किया मस्जिद से भी। जो लोग मस्जिद तोड़ रहे थे, मस्जिदों में आग लगा रहे थे, वो पनाह भी मस्जिद में लिए हुए थे। ये भी आप देखिए। जब सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, बिल्कुल ठप कर दी, और इनका स्टारलिंक ने सेवाएं देना शुरू की, इन्होंने जैमर लगा दिया। बहुत ज्यादा इनके लिए एक चिंता का विषय हो गया, सोचने की। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2022 में हुई थी, जब इन्होंने हिजाब का मसला शुरू किया था। वो जो एहतजाज था, वो इस एहतजाज से ज्यादा बड़ा एहतजाज था, क्योंकि इनके दिमाग में खन्नासा सवार हो गया है। इनके दिमाग के ऊपर जो है कोई एक दीवानगी सी चढ़ गई है, और ये दीवानगी बहुत जल्दी उतर भी जाएगी। ठीक है। और इस दीवानगी को उतारने के लिए मेरे ख्याल से माशाल्लाह से ईरान काफी है। बात कर रहे हैं राशिद रिजवी साहब, खबर ये आ रही है कि हालात जो हैं वो काफी कंट्रोल में है, और वहां के अवाम ने पूरी तरह से अवाम वहां पे सड़कों पे आ गई है, और एक इंकलाब का जैसा माहौल वहां पे दिखाई दे रहा है। और जो लोग वहां पे तख्ता पलट की बात कर रहे थे, तो अब वो तो या अरेस्ट हो गए हैं या घरों में घुस गए हैं, अब वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ईरान जो उबल रहा है, वहां के जो आवाम सड़कों पे, और अभी मैंने दिखाया था, अब मैं फिर अभी आपको भी दिखा दूंगा कि किस तरह से वहां पे जगह जगह लोग, लेकिन ये कहीं नहीं दिखाया जा रहा है कि उनके मुकाबले अब ईरान के अवाम सड़कों पे आ गए हैं। राशिद रिजवी साहब, आप कैसे देख रहे हैं हालात को? आप कैसा, क्या कहेंगे आप अब? देखिए मुमताज भाई, अभी तक जो चल रहा था उसमें इजराइल और अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा था, और अब ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। इजराइल और अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी ईरान को डिस्टर्ब करने की, डिस्टर्ब करके वहां के सत्ता परिवर्तन की पूरी कोशिश की थी उसने। लेकिन वो अपनी कोशिश में तब तक कामयाब रहे जब तक ईरान की सरकार थोड़ा लिबरल थी, लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि भाई आप लोग ऐसा मत करो, आपका मुल्क है, क्यों ऐसा कर रहे हो, आपकी जो जायज मांग है वो आप उसके लिए बिल्कुल प्रदर्शन करो। यही बात खामनेई साहब ने भी कही थी कि आपको एहतजाज करने का पूरा हक है, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो आपकी परेशानियों को दूर करे। और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हाँ, कुछ हम लोगों की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, और हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं कि महंगाई का असर पड़ा है, लोग परेशान हैं। तो वो लोग आकर के, कोई भी सरकार आकर के मीडिया के सामने अपनी आवाम से अपनी गलती, अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कर रही है, और ये वादा कर रही है कि आप हमको थोड़ा वक्त दो, हम हालात को बदल रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहा था, वो उपद्रव कर रहा था। मुमताज भाई, आपको मैं बताऊं कि ये लोगों ने आम लोगों की गर्दन तक काटी है। अभी ये न्यूज निकल के आएगी, आप देखिएगा कि आम आवाम, ईरान की ही आवाम, जिसका सरकार से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों की गर्दन तक काटी है इन्होंने। तभी तो बसीजी को उतारा गया मैदान में। बसीजी का मतलब क्या होता है? बसीजी का मतलब बसीज से होता है। बसीज का मतलब होता है एकजुटता और संगठन, संगठित होना। बसीज फारसी में है, तो उसका मतलब संगठित होना, एक संगठन। और बसीजी ऐसे लोग थे जो कोई सैलरी मेकर नहीं है, मतलब वो, उनको सैलरी नहीं चाहिए होती है, और वो खामनाई साहब के साथ लॉयल्टी के साथ लगे रहते हैं, और आम लोगों की तरह आम लोगों के बीच में रहते हैं। एक हिसाब से ये इंटरनल इंटेलिजेंस भी होते हैं गवर्नमेंट के, कि कहाँ क्या हो रहा है,
पूरी अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो बसीजियों ने, जब बसीजियों को एक्टिव कर दिया गया, तो बसीजियों ने इन लोगों को पकड़ना शुरू किया, इनकी इंफॉर्मेशन देना शुरू की। तो बसीजियों ने पकड़ना शुरू किया मस्जिद से भी। जो लोग मस्जिद तोड़ रहे थे, मस्जिदों में आग लगा रहे थे, वो पनाह भी मस्जिद में लिए हुए थे। ये भी आप देखिए कि वो पनाह भी मस्जिद में लिए हुए थे। उनको मस्जिदों में जाकर के गिरफ्तार किया गया। बहुत लोगों के वीडियोज आए, उन्होंने ऑनलाइन आकर के उनको वीडियो बना करके डाला गया ऑनलाइन, कि वो लोग कह रहे थे कि हाँ, मुझको गुमराह किया गया, हमको डॉलर की लालच दी गई और हमको हमारे मतलब हमारे दिमाग में जहर भरा गया सरकार को लेकर के, खामनाई को लेकर के। तो हमको अच्छे सपने सपने दिखाए गए, इसलिए हम बहकावे में आ गए, ये मेरी गलती है। तो अब उनकी गलती हो चाहे जो भी हो, अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि एक मर्तबा खामनाई साहब ने कह दिया कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब आप ये मान के चलो कि इन लोगों को अब कोई बख्शिश नहीं है। वो लाख कहे में हम भटक गए थे, हम गुमराह हो गए थे। और ये कोई भी मुल्क हो, हम कहते हैं हमारे यहाँ भी एहतिजाज होते हैं। किसानों ने आंदोलन किया था, बहुत अभी आपके उत्तराखंड में आंदोलन चल रहे हैं। तो आंदोलन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क के लोगों को मारो, अपने मुल्क की जो गाड़ियां हैं उनको फूको, प्राइवेट लोग हैं उनकी गाड़ियों को फूको, लोगों के घरों में आग लगाओ। ये आंदोलन नहीं है, ये अराजकता है। बिल्कुल राशिद साहब, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैंने देखा है कि जैसे हिंदुस्तान में भी किसानों का 1 साल आंदोलन चला और हमने देखा कि बड़ा पुरअमन रहा और 17 बार सरकार ने भी बात की। भाई प्रोटेस्ट में यही होता है ना, एक बार 17 बार, 17 मर्तबा जो है वो किसानों ने, जो किसान मंत्री यहाँ के थे, कृषि मंत्री, उनके साथ मीटिंगें हुई, हम लोग कवर कर रहे थे। तो यही प्रोटेस्ट होता है कि भाई आप सरकार भले ही वो बात रहे, और आखिर में सरकार ने देखिए बात मानी किसानों की। जो 3 कृषि कानून था उसे वापस लिया। खुद वजीर आजम ने ऐलान किया कि हम ये 3 कृषि कानून, तो ये प्रोटेस्ट होता है। अच्छा, उसमें देखिए उसमें क्या हुआ कि किसानों की ही मौत हुई, लेकिन किसानों ने किसी को नहीं मारा, किसानों ने किसी को नहीं। यहां तो उल्टा हो रहा था, ये तो बिल्कुल अलग ही मामला था। राशिद साहब। जी मुमताज भाई, तो उसी में हम बात कर रहे थे कि हमारे देश में भी प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। आपका देखिए सिंगूर का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ टाटा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, अपने किसानों का प्रोटेस्ट हुआ। इससे पहले वो जो एक बच्ची थी उसका जो रेप हो गया था, मर्डर हो गया था दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अन्ना दिल्ली आंदोलन। की अन्ना आंदोलन, नहीं अन्ना अन्ना आंदोलन तो खैर एक रामलीला ग्राउंड के अंदर था। जो सड़कों पे आंदोलन थे हम उनकी बात कर रहे हैं, कि जो सड़कों पे लोग आए, लेकिन सड़कों पे आने के बाद उन्होंने आग नहीं लगाई, किसी के घर नहीं तोड़ा, किसी की गाड़ी नहीं सीए जलाई। का आंदोलन, सीए का आंदोलन जगह जगह शाहीन बाग। सीए, हाँ सीए आंदोलन जगह जगह हुए, लेकिन आंदोलन करना आपका हक है, आप आंदोलन करिए, अपनी बातों को सरकार के सामने रखिए। लेकिन आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप सरकारी संपत्ति को तोड़िए, आप सरकारी लोगों पर हमला करिए, आप आवाम की गाड़ियों को फूकिए। अब आप बताइए, ये जो सरकार की ट्रेन चल रही है, जो रोडवेज चल रही है, ये कहने के लिए सरकारी है तो हमारे आपके पैसे से, जो हम लोग टैक्स भरते हैं, और कहीं जाने अनजाने हम लोग अपनी चीजों को तबाह कर रहे हैं। तो खैर मुमताज भाई, अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो आंदोलन वो लोग नहीं कर रहे थे, वो लोग अराजकता कर रहे थे, और अराजकता के लिए उनको पूरी तरह से लीड मिल रही थी इजराइल से, अमेरिका से, और उनको पूरा इनपुट दिया जा रहा था, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, बिल्कुल ठप कर दी, और इनका स्टारलिंक ने सेवाएं देना शुरू की, इन्होंने जैमर लगा दिया। बहुत ज्यादा इनके लिए एक चिंता का विषय हो गया, सोचने की एक वजह बन गई थी एलन मस्क के लिए, कि उनके स्टारलिंक को किस तरह से जैम किया जा सकता है। जबकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान जैसा देश ऐसा कर पाएगा, लेकिन ईरान ने अपने, खैर टेक्नोलॉजी में तो वो आगे जा ही रहा है, खाली हथियार में नहीं जा रहा है, सॉफ्टवेयर में भी जा रहा है। तो उसने क्या किया कि इनको जैम कर दिया। अब वो, ये जाहिर सी बात है कि जिनका लीडर बैठा हो इजराइल में, जिनका लीडर बैठा हो अमेरिका में, वो लोग अगर अपने लीडर से कट जाते हैं,
अपने कमांडर से कट जाते हैं। तो अब वो गिरोह जो है उसमें एक असमंजस पैदा हो जाता है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अब आगे करना क्या है हमको। प्लान तो बनाया था इजराइल ने, अमेरिका ने, और अपने प्लान के हिसाब से वो हर जगह भगदड़ करवा रहे थे। अब जब वो डिस्कनेक्ट हो गए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, वो आगे करना क्या है। उसी का फायदा उठाया ईरान ने। ईरान ने IRGC बसीजी को उतार दिया मैदान में उतार करके इन लोगों को पकड़ना शुरू किया, इनके खिलाफ एक्शन शुरू हुए। अब ये जो लोग थे ये भागने लगे, भगदड़, कुछ लोग घर में घुस गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर चले गए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अपने शहर में था ही नहीं। मुमताज भाई, आप ये देखिए, लखनऊ का आदमी रामपुर में दंगा कर रहा है क्योंकि रामपुर में उसको पहचानेगा नहीं। लखनऊ का आदमी इटावा में जाकर उपद्रव कर रहा है क्योंकि इटावा में कोई उसको पहचानेगा नहीं। लखनऊ में करेगा तो फंस जाएगा। और वही लोग जाके पनाह कहां ले रहे हैं? मस्जिदों में। मस्जिदों को तोड़ा भी इन्होंने, मस्जिदों में आग भी लगाई और जा करके मस्जिदों में पनाह भी ले रहे हैं। तो अब ये गिरफ्तार हो रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, और CCTV फुटेज भी, और बसीजियों ने बहुत सारे लोगों का मोबाइल वीडियो बनाया है। मोबाइल वीडियो के थ्रू भी चेहरे पहचाने जा रहे हैं। अब तो सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ गए हैं कि आपने एक फोटो डाल दिया तो उसकी कौन सी फेसबुक आईडी है, कौन सा उसका इंस्टाग्राम आईडी है, वहां तक का पूरा रिकॉर्ड निकल आता है। तो अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। जितनों को चाहेंगे पकड़ेंगे, और 1 महीने के बाद से आप देखिएगा फांसियों का सिलसिला चालू हो जाएगा, बहुत तेज शुरू होगा। इसके ऊपर भी एक हंगामा होने वाला है, जैसे कि पिछले बार भी हुआ था, और हंगामा से कोई फायदा नहीं है। अब रही बात मीडिया की, देखिए मीडिया का काम क्या है। हमारे यहाँ की, स्पेशली हमारे यहाँ की मीडिया, हमारे देश की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ की मीडिया। इनको लगता है कि ये हिंदी में कुछ भी टपर टपर बोल लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। इनके एक एक वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे रहा है। जो आज डोनाल्ड ट्रंप भारत से इतना नाराज है, इतना खिसियाया हुआ है, ऐसा नहीं कि उस डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी के चेहरे से नफरत है। ये जो भारतीय मीडिया आग लगा रही है उसके ऊपर है। भारतीय मीडिया ने हमारी विदेश नीतियों का बंटाधार कर दिया है। वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, खैर पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था ही, छोड़िए उसको। श्रीलंका तक के लोग जो है वो नाराज हैं हमारे इंडियन मीडिया से। नेपाल गई थी भारतीय मीडिया, वहां दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा था, दलाल दलाल तक कहा था उनको। आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे। तो हमारे यहाँ की मीडिया ने हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हमारी मीडिया को समझ में आ नहीं रहा हम बोले तो क्या बोले। हम ट्रम्प की भलाई करते हैं तो भी गलत है, ईरान की भलाई करते हैं तो भी गलत है। उनका एक फिक्स एजेंडा है। ईरान मुसलमान देश है, उसके खिलाफ इतना बोल सकते हो बोलो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक कुत्ता भी जाकर तेहरान में भौंक के आ जाएगा ना, उस कुत्ते को हमारी भारतीय मीडिया हीरो बना देगी। आज आप राशिद साहब, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थे कि अमेरिका इस बात पे वो कितना यहाँ का मीडिया देखता होगा मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने चूंकि अपनी पॉलिसी वही रखी, क्योंकि एस जयशंकर बहरहाल सेक्रेटरी रहे हैं, चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने ईरान से फिर वैसे ही रिश्ते बहाल किए। नंबर एक। नंबर ये कि रूस से भी उन्होंने फिर वैसे ही, और डी डॉलराइजेशन में मतलब रूस से कहा कि हम लोकल करेंसी में आपसे हम सौदा करेंगे। तो देखिए बौखलाहट यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका का टारगेट ब्रिक्स है, ब्रिक्स में हिंदुस्तान भी है, ईरान भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मीडिया का इतना नहीं, बल्कि उन मुल्कों को टारगेट कर रहा है अमेरिका जो ब्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स का मतलब डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स का मतलब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो मुझे लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं चीज इसमें शामिल है। जरा उस पर भी मैं चाहूंगा, और फिर एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैं लेकर के आता हूं, लेकिन पहले इस पे थोड़ा सा और आप। जी, बात सही है। जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उसमें बहुत जोर शोर से गए थे, हमारे प्रधानमंत्री वहां भी गए थे, तो जिसके ऊपर अमेरिका ने आपत्ति की थी। जहां उसने धमकी देना शुरू कर दिया, तो हमारा देश, हमारी सरकार ने ब्रिक्स से अपने आप को धीरे से दूरी बना ली। मतलब ऐसा दिखाना चाहा कि ब्रिक्स हमारे लिए सब कुछ नहीं है, ये शो करना चाहा।
तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी हिटलर शाही कर रहा है, हम उसके सामने सरेंडर करते जा रहे हैं, तो हम जितना दबेंगे उतना दबाएगा। हम क्यों माने उसकी बात? हम क्यों माने? अब खैर उसने जो किया लैटिन अमेरिका में किया, वेनेजुएला में किया, वो काम वो इंडिया में नहीं कर सकता। वो चीज़ वो इंडिया में नहीं कर सकता है वो। इंडिया बहुत बड़ा देश है। वही काम वो अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकता है। इतना आसान नहीं है उसके लिए कि अफ़गानिस्तान में वही काम कर लेगा, इंडिया में वही काम कर लेगा। हेलीकॉप्टर इतनी दूर नहीं लेके जा सकते। यहाँ से उठाएँगे, अमेरिका लेके पहुँच जाएँगे। और कोई दूसरा देश पास पड़ोस का अपना एयरबेस नहीं देगा इस चीज़ को लेकर के कि आप वो हेलीकॉप्टर से इंडिया से उठा लाओ, अफ़गानिस्तान से उठा लाओ और जहाँ से हमारे एयरबेस से लेके अपने बाय एयर लेके पहुँच जाओ अमेरिका उनको। और सबसे बड़ी हँसी की बात पता है आपको क्या है? कि एक आदमी जो वेनेजुएला की जिसकी नेशनैलिटी ही नहीं है, वो वहाँ का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। कोई एक आदमी 2 देश का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? जबकि आपकी वहाँ की नेशनैलिटी अमेरिका के भी लॉ है, जैसे हमारे यहाँ लॉ है, वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए वहाँ की नागरिकता ज़रूरी है। ये तो स्वघोषित राष्ट्रपति बन गए। डरा रहे हैं सबको, क्यूबा को डरा रहे हैं, ग्रीनलैंड को डरा रहे हैं। तो मुमताज़ भाई जो आप बता रहे थे कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वो चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। बस अभी दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत आप ये देखिए कि 2-3 बड़े देश हैं, वो अगर इनके खिलाफ खुल के आ जाएँगे, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये 3 देश, हम 3 ही देश की बात कर रहे हैं। बाकियों किसी ये इनकी ताकत है। नाटो को सबसे ज़्यादा सपोर्ट यही अमेरिका को मिला के ये 4 देश करते हैं। 80% से ज़्यादा फंड ये देते हैं नाटो को। तो अगर ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अगर इस चीज़ को लेकर के अड़ जाएँ, इनसे अपना जितना भी रिश्ता है बंद करने की धमकी दे दें, आप देखिए अमेरिका कचरा हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा वो। लोग ये जानते हैं, जो छोटे मुल्क है वो जानते हैं, कल को ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आके इनके साथ खड़े हो जाएँगे। इसलिए वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। रशिया खुल के तो खिलाफ है, चाइना खुल के खिलाफ है, मेक्सिको खुल के खिलाफ है इनके। बस ये 3 देश इनके खिलाफ हो जाए, बाकी यूरोपीय नेशन जो है वो इतना बड़ा नहीं है। छोटे-छोटे मुट्ठी-मुट्ठी भर के देश हैं। वो फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है। उनकी कैपेसिटी क्या है? जितना बड़ा कुवैत है, ओमान से भी छोटे-छोटे देश हैं यूरोप में। उनकी अपनी कैपेसिटी कुछ नहीं है, तो उनका कोई डर ही नहीं है। मेन चीज़ है आपके जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। ये लोग मिल करके अगर अमेरिका के खिलाफ आके खड़े हो जाएँ, तो ये कल की डेट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वापस भेज देंगे बाइज़्ज़त, माफ़ी माँग के। लेकिन इन लोगों के अपने जो मफ़ाद हैं, उसको लेकर के इनकी अपनी अलग पॉलिसी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे और हिमायती बन रहे थे ईरान के लोगों की, हम ईरान के लोगों के साथ हैं, ईरान के लोगों को कत्ल पहले वो बर्दाश्त तो नहीं होगा। जानते हैं वो तो राशिद रिज़ साहब देखो सबको पता है कि उसका टारगेट क्या है और वो क्या चाहता है, इसीलिए ईरान के अवाम सड़कों पे आ गए। कल आपने कहा कि हाँ चूंकि सरकार ने कहा, अरे भाई सरकार ने कहा, लेकिन सरकार की तो वही लोग मानेंगे ना जो सरकार के हामी होंगे। अगर मान लीजिए ईरान के अवाम सरकार के हिमायत में न होती, अगर वो तटस्थ भी होती, एक लफ्ज होता है ना बिल्कुल, वो तो तटस्थ भी तो नहीं है। अगर तटस्थ होती तो कहती ना तो हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, हम घर बैठेंगे। लेकिन वो चूंकि उसको इनकलाबे इस्लामी ईरान से प्यार है और उसको पता है कि किस तरह से शाह के चंगुल से ईरान को छुड़ाया गया, वरना जो हालात थे ईरान के, जो जो वहां नशाखोरी और जो हालात थे वो सब ने देखे। फिर मैंने बताया हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फिरोज बख्त अहमद साहब, जो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर, कॉलम निगार है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ फिरोज बख्त साहब को। वो कहीं थे लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि कितनी
तेजी से आए होंगे कि चले पहुंचे हैं वहां वक्त पे और ज्वाइन करें। और जाहिर सी बात है हालात चूंकि ईरान के ऐसे हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इस्तकबाल भी करता हूँ। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पे अवाम जिस तरह से निकली और जिस तरह से वो वहां पे देखते हैं। मैं फिरोज बख्श साहब बहुत इस पे शॉर्ट में चाहता हूं क्योंकि मेरे पास 3-4 बड़े सवाल हैं, लेकिन शॉर्ट में कि जिस तरह से अवाम उमड़ करके आई है। भाई ईरान में देखिए, ठीक है वहां पे हिजाब है, लेकिन वहां की लड़कियां रेसलिंग में जाती हैं, वहां की लड़कियां टेबल टेनिस, वहां की लड़कियां हॉकी, वहां की लड़कियां फुटबॉल, जिम्नास्टर। कौन सा ऐसा खेल है जिसमें वो नहीं है? और सिर्फ ये नहीं कि बराए नाम है, नहीं, गोल्ड मेडल हासिल करती हैं, वहां पे प्राइज लेकर के आती हैं और आयतुल्ला सैयद अली खामनाई उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं जब वो गोल्ड मेडल। और ये आप अभी ज्यादा नहीं, आप 2 हफ्ते पहले की खबरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे। तो कहने का मतलब ये, फिर मैं तो खुद ईरान गया और देखा कि वहां पे बसों में सिर्फ औरतें नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्विस करने जाती हैं, नौकरियां करती हैं वहां पे औरतें। तो कौन सी ऐसी, डॉक्टर साहब जाके देखिए वहां पे ज्यादा। तो ये जो है इस तरह की बातें करना कि साहब, तो ये कैसा आप देख रहे हैं अब हालात? फिरोज बख्श साहब आपकी भी नजर उस पर रही होगी, ऐसा तो है नहीं, चूंकि आप अच्छी नजर रखते हैं। अच्छा, कई लोगों ने यहाँ पे ईरान 3 दिन का शोक घोषित किया है, बिल्कुल कल से वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये हसन रिजवी साहब लिखा था, नसीर उद्दीन साहब ने लिखा, कल इन देशों का भी नंबर आएगा। वो कह भी रहा है नाटो का खर्च यही देश फ्रांस जर्मनी वगैरह देंगे, अमेरिका नहीं देगा। इसके अलावा यहाँ हसन रिजवी साहब ने एक और लिखा है, इमाम खामनाई साहब के ग्रैंड सन ने कहा आप लोग निकले और बड़े मुजाहरे करो ताकि बाहरी ताकतों को दिखा दो अपनी ताकत को, और इसलिए वो लोग बाहर निकले। बहरहाल और कल और बड़ी तादाद में लोग मैदान में आएंगे। तो क्या लग रहा है अब फिरोज बख्श साहब, कैसे हालात को देखते हैं आप? जी देखिए, ऐसा है, एक तो मैं पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं ये बात कहूंगा कि जो शख्स ईरान को चला रहा है, चाहे उसको आप कहें कि मजहबी बुनियाद पे चला रहा है या ये कहिए कि एक अलग सिस्टम है उसका अपना, जिस बुनियाद पे भी चला रहा है, उस मुल्क के अंदर सारे लोग उसके साथ चलते रहे हैं। हिज़्ब मुखालिफ हर जगह होता है, ईरान में भी है, और अच्छी बात है। एक हेल्दी जो ये सब समझिए सिस्टम है, डेमोक्रेसी का है या किंगशिप का है, मोनर्की का है, वहाँ मतलब जो ऑपोजिशन है उसका भी कोई रोल होता है ठीक है, और उसकी बात सुनी जाती है। अब ईरान में जो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, और मैं ईमानदारी की बात करूंगा और ऑब्जेक्टिवली मैं बात कर रहा हूं, ये जो गड़बड़ हम आज देख रहे हैं डॉक्टर मुमताज, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2022 में हुई थी, जब इन्होंने हिजाब का मसला शुरू किया था। वो काफी, वो जो एहतजाज था वो इस एहतजाज से ज्यादा बड़ा एहतजाज था, और उसकी वजह ये थी कि उसमें खवातीन ज्यादा थी, मर्द उन जो थे उनके साथ थे मगर मर्द कम थे। तो एक खवातीन का एहतजाज बहुत बड़ा एहतजाज होता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल में कर लिया। और जब ये खबरें आ रही थी 12 दिन की लड़ाई से पहले कि अमेरिका हमला करेगा या इसराइल हमला करेगा, तो तमाम खवातीन जो हैं उन्होंने लब्बैक कहा। सुप्रीम कमांडर जब भी एड्रेस किया पब्लिक को, उसमें खवातीन जो हैं वो उनके साथ खड़ी रहती थी, बापर्दा खवातीन। तो ये एकाएक जो तलातुम पैदा हुआ, ये तलातुम जो है ये पब्लिक का, वहां की जो खासुल खास मेन पब्लिक है, कुछ हिस्सा जरूर होगा, मैं नहीं कह रहा कि वो पब्लिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग थे जो भटकाए हुए बहलाए हुए लोग थे, और पता नहीं क्या क्या इनको लालच दिए गए, उस तरह के लोग थे।
ये ईरान के खास लोग नहीं थे, इसमें दंगाई ज्यादा थे और इन दंगाइयों को खुदा जाने किस तरीके से बहलाया गया, फुसलाया गया, उनको बहकाया भड़काया गया। बहरसूरत ये हमने देखा कि वहां पर ये आफत जारी रही, वो आफत अभी भी है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें उसको अंडर कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है अमेरिका के लिए या उसके किसी भी हवारी मुल्क के लिए कि हम ईरान के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वहां पे तख्ता पलट हो जाएगा। मैंने कल भी ये बात कही थी और फिर मैं इसकी ड्रिलिंग दोबारा कर रहा हूं आपके तमाम जो है सुनने वाले मेहमान हैं उनके लिए, कि किसी भी मुल्क और ईरान जैसे मुल्क का तख्ता पलटना कोई आसान नहीं है। ठीक है, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो है कि मिलिटरीली आप ईरान को वो जख्म नहीं पहुंचा सकते, कुछ हद तक पहुंचा सकते हैं। ईरान पहाड़ों से तीन तरफ से जो है वो मतलब आर्मी तो अटैक नहीं कर सकती, टैंक और तोपें नहीं चढ़ सकती। जहाज के हमले जरूर हो सकते हैं, जहाज के हमले हुए हैं, B-2 बॉम्बर वगैरह वहां गए हैं, उन्होंने हमले किए हैं। तो ईरान अपने में सक्षम है। ईरान ने अपने को इस तरीके से मुस्तहकम बना लिया है, जो उसके पास जो भी हथियार हैं, जिस तरह के भी उसके पास ड्रोन है, शाहीन ड्रोन है, या और भी बहुत सारे उसके पास मिसाइल हैं। और अब तो उसने ये क्लेम किया है कि उसके पास इस किस्म के मिसाइल भी हैं कि जो एटॉमिक हथियार जो है वो भी लेके चल सकते हैं। ये सारी चीजें ईरान के साथ हैं। आप कितना ही इसकी पब्लिक को भड़का लें, ये मतलब ये एक बहुत ही एक जलील हरकत थी ट्रम्प साहब के पार्ट में और इनके नेतन्याहू के, कि यहाँ के कुछ चंद भोले भाले आवाम को खुदा जाने क्या लालच दिया है, क्या कुछ किया। और साथ ही साथ में इस जो एक शैतानी जो प्लान है ये जूनियर रजा शाह पहलवी के अंदर, उसको भी कुरेदा उन्होंने उसको आगे कर दिया। ठीक है, मुझे बहुत तरस आया उस पे, क्या नाम, जूनियर पहलवी के ऊपर, जब उसने ये बात कही कि मैं ट्रम्प साहब से गुजारिश करता हूं कि वो ईरान के लोगों से कहें कि वो मुस्तकिल प्रोटेस्ट करते रहें, दंगा करते रहें। बताइए, वो आदमी जो कि ईरान का प्रेसिडेंट होने के ख्वाब देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर या जो भी है बादशाह होने के ख्वाब देख रहा है, वो पांव पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है ट्रम्प के आगे, तो ऐसे आदमी को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जिस तरह का एक टोन, वो समझ रहा था ट्रम्प साहब आके, नेतन्याहू साहब आके जो है कला कमा कर देंगे सुप्रीम कमांडर का, और सारे जो है इनको मार देंगे या इनको गिरफ्तार कर लेंगे जो प्रेजेंट गवर्नेंस है, और फिर मैं बड़े आराम से यहाँ हुकूमत करूंगा। इट इज इजियर देन इमेजिन्ड देन एक्चुअली वर्कड ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू एनी प्लान। तो ये इनका पूरा प्लान था, लेकिन ये प्लान इनका वेनेजुएला में कामयाब हो सकता है, ये प्लान इनका कुछ हद तक क्यूबा और ग्रीनलैंड में भी कामयाब हो सकता है, और कुछ हद तक इनका प्लान कोलंबिया या मैक्सिको में, कुछ हद तक, पूरा नहीं, क्योंकि इनका दिमाग अब जो है मैं कहता हूँ सठिया गया है। ये चाउचस्की के रास्ते पे चल पड़े हैं, कुबला खां के रास्ते पे चल पड़े हैं, और ये हिटलर के रास्ते पे चल पड़े हैं। और जो हाल इन सब का हुआ है, कोई अजब नहीं है। हमारे दोस्त जो है वो कहा करते थे, फजील साहब, के नेतन्याहू का वो हाल होगा जो हिटलर का हुआ है। नेतन्याहू का जो भी हाल हो मुझे पता नहीं, ये तो गैब और अल्लाह जानता है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि नेतन्याहू से पहले ट्रम्प का वो हाल होगा जो हिटलर का हुआ था। ठीक है ना, इसने ये भी कह दिया था कि भाई जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ जो है कफन से बाहर निकाल देना, ठीक है, कि खाली हाथ हैं, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं मैं। ये इनके यही, अगर इसी रास्ते पे चलते रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उनका भी हाल यही होने वाला है। ये तो एक वर्ल्ड की हिस्ट्री बताती है, और उनकी
पता नहीं क्या खन्नासा उनके दिमाग में भर गया है, ठीक है। तो बल्कि कुबला खान ने तो ये कहा था कि जब मेरी कब्र बनाओ तो उसकी कोई निशानी नहीं होनी चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो खोद के कब्र के अंदर वो आग लगा देंगे सब, तो पानी बहा दो मेरी कब्र पे। तो ट्रम्प साहब उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम नहीं चाहते उस रास्ते पे वो चलें और उनका वो हाल हो, ठीक है। दूसरी बार उनको प्रेसिडेंटशिप मिली है, लोग सोच रहे थे कि ये सही मानों में ये वर्ल्ड पीस का जो है नारा लेके चलेंगे, वर्ल्ड पीस का एक ये इश्तिहार इनका होगा, और ये तो किसी और ही रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि इनके दिमाग में खन्नासा सवार हो गया है। इनके दिमाग के ऊपर जो है कोई एक दीवानगी सी चढ़ गई है, और ये दीवानगी बहुत जल्दी उतर भी जाएगी, ठीक है। और इस दीवानगी को उतारने के लिए मेरे ख्याल से माशाल्लाह से ईरान काफी है, ठीक है। क्योंकि ईरान बिल्कुल को अगर इन्होंने बिल्कुल छेड़ा, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, बस एक सेकंड लूंगा मैं। ईरान को अगर इन्होंने छेड़ा तो दुनिया जो है दुनिया तबाह हो जाएगी। न सिर्फ अमेरिका और इसराइल तबाह होंगे, न सिर्फ ये कि मिडल ईस्ट तबाह होगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लिहाजा अमेरिका अगर हमला करता है, करे, शौक से करे, क्या कल का करता आज करे, आज का करता अभी कर दे 1 मिनट के अंदर, लेकिन फिर उसका जो खमियाजा है वो भोगने के लिए अमेरिका अब पूरी दुनिया को भी अपने साथ में तैयार रखे। जी डॉक्टर मुमताज।